नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई का स्तर अच्छा चल रहा होगा। अभी पिछली जो क्लास में हमने राजस्थान के पशुधन के बारे में पढ़ा था, एक बार मोटा मोटा मैं रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आज आगे की क्लास को हम विधिवत रूप से आगे ले लेते हैं। देखिए, हमने शुरुआत की थी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, उसके द्वारा राजस्थान में मुख्य रूप से आपके 4 जो संस्थान है जिनका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, वो 4 स्थान जो आपके संस्थान है वो कहाँ स्थापित है वो देखना है। तो कल हमने चर्चा की थी। पहले तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें, वो का वो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कहाँ पर संस्थान की स्थापना की गई है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपको तभी जी कन्फर्म मिल जाएगा। अब आगे अगर कहीं पे आ जाए कि कहाँ पर नहीं की गई है तो 3 इनमें से नाम मिलेंगे, एक नहीं होगा। तो तभी जी में आपको पता ही है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, रट लेना, एग्जाम में आएगा कन्फर्म। ये तभी जी में सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, अविका नगर, हमने भेड़ें पढ़ी थी तो भेड़ों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि अविका नगर वाला मोस्ट है, इसको आप याद करोगे। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान व प्रजनन संस्थान, और इस नाम का भी मैंने आपको बताया था कि अविका नाम आ जाए ना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना, अविका कवच योजना, ये किससे संबंधित है? ये भेड़ से संबंधित होगी। आगे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आज हम आगे ऊंट का पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल की पिछली क्लास में बता दिया था कि जोहड़बीड़ में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान, ठीक है। अभी हाल ही में 2021 के अंदर आपके एक संस्थान की और स्थापना की है। किसने की है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, और ये स्थापना की है आपके बाड़मेर में। अगर आपने मेरी कृषि वाली क्लास देखी है तो मैंने वहाँ पे इसके बारे में बता दिया था कि बाड़मेर में राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? बाड़मेर। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये जो है ये बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 5 संस्थान आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा क्या पूरा ही देख लो इनको, तो इनमें से क्वेश्चन आने वाला ही है। फिर हमने पढ़ी थी भेड़ों की नस्लें, ठीक है। आपने पढ़ी थी सबसे पहले चोकला पढ़ी थी, जिसको आप भारतीय मेरिनो कहते हो, ठीक है। मैंने कहा था इसका उपनाम छापर, ताल छापर से आपको याद आ गया होगा, इसको शेखावाटी कहते हैं। सबसे बढ़िया ऊन देती है सोनाड़ी, हमेशा ध्यान रखना, सोनाड़ी का उदयपुर संभाग में पाई जाएगी ये। एक तो पहले तो ये ध्यान रखना ये आपके भेड़ की नस्ल है, और फिर आपको ध्यान रखना कहाँ पाई जाती है? उदयपुर संभाग में, ठीक है। चनोथर इसका उपनाम। अब देखिए मगरा का क्वेश्चन क्या आया था, सुनिए एक बार, कि बीकानेरी, चोकला, मगरा व चक्री के नाम से जाने जाने वाली है गाय की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल। समझ रहे हो? मतलब मगरा भी दे दिया, बीकानेरी चोकला भी दे दिया, और चक्री भी दे दिया कि ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना ये भेड़ की नस्ल है, और मगरा आपको पता है बीकानेर में पाई जाती है। मध्यम फाइन किस्म की ऊन, नाली, घग्गर नदी का पाट, गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल। जैसलमेरी ये सर्वाधिक ऊन देने वाली। मारवाड़ी, संख्या में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी भेड़ पाई जाती है, मारवाड़ी भेड़ जोधपुर। और आपको ध्यान रखना है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मारवाड़ी भेड़ में सबसे ज़्यादा है, लंबी यात्राएं करने के लिए फेमस है। अगर आपको पूछना भेड़ की प्राचीनतम नस्ल, राजस्थान के संदर्भ में चाहे भेड़ की पूछ लो, चाहे इधर देख लो बकरी की पूछ लो, मारवाड़ी आएगा। पुंगल, बीकानेर। मालपुरा मैंने यहीं पे लिख दिया था, देखो मालपुरा याद रखना, मालपुरा, तो ये मालपुरा टोंक, मालपुरी जो भेड़ की नस्ल है, और खेरी और बागड़ी, बस आप सिर्फ इनका नाम याद रखो। फिर हमने पढ़े थे क्या? बकरियां। तो बकरियों से संबंधित आपको ये संस्थान अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बकरी प्रजनन के लिए राजस्थान में संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। अब आप इस चीज़ को तो रट लेते हो, बकरी विकास व चारा उत्पादन संस्थान, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। नो डाउट आप कहोगे रामसर में। चारा विकास के लिए कहाँ चलाई जा रही है परियोजना, आप कहोगे रामसर में। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार बकरी का पूछ लिया, एक बार चारे का पूछ लिया। समस्या ये है आपके दिमाग में इतना सेट रहता है कि बकरी विकास और चारा, तो हो सकता है कहीं बकरी अलग हो गई होगी या चारा कहीं और होगा, नहीं दोनों एक ही जगह रहेगा। कहाँ पे रहेगा? आपके रामसर। और आपके ये एग्जाम में पूछा जाता है किस देश की सहायता से है? स्विट्जरलैंड। लोही और झरवाड़ी मांस के लिए पाली जाती है, बाकी देखो बकरियां सारी मांस के लिए लगभग पाली जाएगी, ये 2 विशेष ही है। बरबड़ी का मैंने आपको बताया था, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल जो है वो बरबड़ी है। आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई हिरण आ रहा है। जखराना जिसको आप अलवरी कहते हो, आपको ध्यान रखना है ये बकरी मुख्य रूप से दूध के लिए फेमस है।
जमुनापुरी ये सर्वाधिक दूध देती है, ये ध्यान रख लेना। कई जगह आप पढ़ोगे कि जखराना सर्वाधिक दूध देती है, नहीं, जमुनापुरी देती है सबसे ज़्यादा। जखराना भी दूध के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर जमुनापुरी ऑप्शन में नहीं आता है तो आप जखराना कर सकते हो कि दूध के लिए आपको पूछ ले कि फेमस कौन सी है, तब आपको ध्यान रखना जखराना भी दूध के लिए फेमस है। जमुनापुरी ये सबसे भारी, मोटी, ताजी जो है बकरी है। शेखावाटी ये काजरी के वैज्ञानिकों की देन, ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था। मारवाड़ी प्राचीनतम नस्ल, और परबतसरी, परबतसरी है ये सिरोही और बीटल का मिश्रण है, सिरोही और बीटल। तो ये मोटा मोटा अपने रिवीजन हो गया, दोनों का 2-3 बार हो गया, तो अब तो शायद याद हो ही जाएगी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके ऊंट। तो ऊंट वाला एक तो ये पॉइंट बोलना, देखिए ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। आप कहोगे सर जोहड़बीड़। अच्छा, स्थापना 1984। कल वाली क्लास में, कल क्या यार, आज वाली क्लास में ही मैंने बता दिया था। ठीक है, हो गया क्लियर। तो आज हम पढ़ते हैं ऊंट। देखिए ऊंट का एक क्वेश्चन जो हमेशा ध्यान रखना, आपको कन्फर्म गलत करने की संभावना रहेगी। आपके अगर अगला एग्जामिनर ये दे देता है ना एक क्वेश्चन कि राजस्थान के पशुधन में, राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान है, आप खुद अपने दिमाग में लेना ऊंटों का स्थान, कि राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान है। पहला मेरा ऑप्शन है पहला, और दूसरा मेरा ऑप्शन है छठा। राजस्थान के पशुधन में आपसे पूछ ले कि ऊंटों का स्थान कौन सा है, सॉरी वापस देखें, ये आपके क्वेश्चन देखना। अगर एग्जाम में आए कि राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान है, पहला ऑप्शन आ जाएगा 1 और दूसरा ऑप्शन आ जाता है 5। राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का कौन सा स्थान है, राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान, नो डाउट आप जल्दबाजी में कुछ स्टूडेंट क्या करके आ जाएंगे, 1 करके आ जाएंगे, जबकि अगले ने भारत में नहीं पूछा है, उसने पूछा है राजस्थान में जो पशुधन है उसमें ऊंटों का कौन सा स्थान है। संख्या की दृष्टि से ऊंट आते हैं कितने नंबर पे, आपके ऊंट आ जाते हैं 5 नंबर पे। ध्यान रखें, राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान आप 5वां करोगे, और भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट जो है पहले स्थान पे हम ऊंटों में है, बकरियों में है और गधों में है, वो बताया हुआ है। राजस्थान के पशुधन में सबसे ज़्यादा, वो भी क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, राजस्थान के पशुधन में सबसे ज़्यादा बकरियां हैं। राजस्थान के पशुधन में सबसे ज़्यादा क्या है, बकरियां। बकरियां नंबर 1 पर रहेगी आपके, फिर गाय, भैंसे, भेड़, और आपके फिर आ जाती है कौन सा, आपके आ जाता है ऊंट। तो ऊंट का ध्यान रखें, राजस्थान के पशुधन में ऊंटों का स्थान आपको एग्जाम में 5वां करना है। जल्दबाजी मत कर देना, पहला मत कर देना, क्योंकि मैं अगर होता तो मैं ये क्वेश्चन देता, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए अब हम ऊंटों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऊंटों में ध्यान रखिए, सर्वाधिक जो ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट कहाँ, जैसलमेर, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहते हो, रेगिस्तान सबसे ज़्यादा जैसलमेर वाला एरिया में आता है, तो यहाँ ऊंट काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और न्यूनतम ऊंटों की अगर मैं बात करूँ, ये झालावाड़ में पाए जाते हैं, क्योंकि झालावाड़ में आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ऊंट के जो पैर है वो रेगिस्तान के लिए बने हुए हैं, अगर बारिश में वो ज़्यादा चलेगा तो वो पैर खराब हो जाते हैं उसके, इसलिए झालावाड़ वाले एरिया में ऊंट सबसे कम, जैसलमेर में ऊंट सबसे ज़्यादा। अब क्या आ गई ऊंटों की, वही का वही नस्लें याद करो आप। तो मैंने तो देखा है कि ऊंटों की नस्लों में क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, 4 पशुधन दे देते हैं, 4 उनकी नस्लें दे देते हैं, और ऊंट, उसमें ऊंट दिया हुआ है। तो ऊंट में मेरे को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए ऊंट राजस्थान में 2 जगह के फेमस है। नाचना, अगर आपने मेरी मरुस्थल वाली क्लास ली है तो मैंने वहीं पे बता दिया था कि नाचना जो है रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो वापस रिवीजन कर लो, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेगिस्तानी प्रसार के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो सम मत कर देना, रेगिस्तानी प्रसार के लिए आपके जाना जाता है नाचना। रेगिस्तानी प्रसार के लिए क्या जाना जाता है, नाचना। तो वहाँ मैंने बताया था, फिर मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि नाचना की है एक फेमस, यहाँ के ऊँट भी प्रसिद्ध है। यहाँ के ऊँट जो है ना वो सुंदरता की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं। और एक है गोमट। गोमट जो है वो जोधपुर की जगह है, और यहाँ के जो ऊँट है वो बोझा ढोने की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, बोझा ढोने की दृष्टि से जो सबसे अच्छे ऊँट माने जाते हैं वो गोमट के हैं। नाचना के ऊँट सुंदर है। अब देखिए हर बार जहाँ पे 4 नस्लें मिलानी आती है ना, अब देखिए ऊँट नाचना के आगे क्या दे देते हैं, वो
ऊंट। मतलब जब आपको मिलान करना है तो ये नाचना में आपको नस्ल अगर पूछ ले, क्योंकि हालांकि ये यहाँ की फेमस हो गई इसलिए इसको नाम नस्ल दे दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नस्ल है, सिर्फ यहाँ के ऊंट फेमस है। तो अब अगर आपको मिलाने को देना तो ऊंट के सामने आप नाचना मिलाना, हालांकि नाचना एक फेमस कोई ऊंट की नस्ल नहीं है। ऊंट की अगर नस्लों की मैं बात करूं तो देखिए ऊंट की फेमस नस्लों में आती है बीकानेरी, बीकानेर, जैसलमेरी, ये इसकी मात्रा लगा दो, अलवरी, कच्छी और सिंधी। इनसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये जो नाम है ना ये कभी नहीं आएंगे। ये आपको पता है भेड़ में भी आ जाता है। अलवरी आपको पता है, अलवरी जो है वो जखराना बकरी का भी हो गया, तो दोनों जगह ये टकराते हैं, तो ऐसे में एग्जामिनर इन चीज़ों को नहीं देता। बीकानेरी चोकला, इसको भी आप छोड़ सकते हो। कच्छी ये गुजरात के एरिया वाले ऊँट है, तो ये ऊँटों की फेमस नस्लों की अगर बात करें, याद रहे तो ठीक, अन्यथा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऊँटों की नस्लों में मैंने आपको बता दिया, ये दो आप ध्यान रखोगे, नाचना के ऊँट फेमस और गोमट के भी ऊँट फेमस है। नाचना के सुंदर होते हैं, गोमट के थोड़े मजबूत होते हैं। और फिर मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में बता ही दिया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रेगिस्तानी प्रसार के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, पहला ऑप्शन हमेशा उसमें सम आता है। तो नाम सम के आते हैं हमारे, तो सम के दोहरे याद आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, नाचना जो गाँव है वो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। ऊँटों में क्वेश्चन इतना ही है, ज़्यादा लंबी चौड़ा रहेगा नहीं, आपके छोटे छोटे में हो जाएगा। तो ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम झालावाड़। राजस्थान के पशुधन में ऊँटों का स्थान है 5वां। और हमें क्या याद रखना है, ऊँटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, लेकिन अपनी जो, क्योंकि अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बकरियाँ हैं, ये भी ध्यान रखें। बकरियाँ ऑप्शन में आएगी, चौथे पे मैंने बता दिया दुधारू मिल जाएगा, दुधारू कर देना, ठीक है। न्यूनतम झालावाड़। आपको 4 नस्लें मिलाने आए तो आप ऊँट को हमेशा नाचना से मिलाना, नाचना को आप नस्ल मान के चलो, गोमट को भी आप नस्ल मान के चलो। इन नस्लों को आप याद करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीकानेरी ऊँट संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। क्यों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी इनको देखा ही नहीं, क्योंकि ऊँट का जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैंने आपको 2 बार बता दिया है। बताओ, देखिए ऊँट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहाँ है, आप कहोगे जोहड़बीड़, तो आना तो वही है क्वेश्चन, ठीक है। मिटा देता हूँ इनको। चलिए अब वापस हम उसकी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ऊँटों के विकास के लिए ऊँट अनुसंधान, राष्ट्रीय जोड़ते रहना, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान, इसकी स्थापना जो की है वो जोहड़बीड़ में की है। कहाँ की है आपके, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर। आप पहले लिख चुके हैं 2-3 बार, और लिख लेना, लिखने से अच्छी याद होती है। स्थापना कब हुई थी वो भी मैंने लिखा दिया, फिर लिख लेना। जीके ऐसे ही तैयार होगा, हम हर चीज़ को 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप 3री बार पढ़ रहे हो, जो मेरी लगातार क्लासें ले रहे हैं, तो उनके तो ये गलत होने की अब संभावना ही नहीं है, क्योंकि ऊँटों को हमने काफ़ी पढ़ लिया। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहाँ है, जोहड़बीड़। अब यहाँ से ले लो क्वेश्चन। इसी जोहड़बीड़ में स्थापित की गई है पहली, राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी, ठीक है। पिछली क्लास में भी बताया होगा मैंने, जहां आपने कृषि पढ़ी होगी वहां पे देख लेना। कैमल मिल्क डेयरी, जोहड़बीड़, बीकानेर। और यहाँ पे क्या है, देखो जोहड़बीड़ का सबसे मोस्ट बताता हूँ, बेर अनुसंधान, बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान, इन सबको साथ याद करो आप। आपको वहाँ एक बेर भी दे सकता है, या खजूर दे दे, या दोनों साथ में दे दे। ज़्यादातर वो क्या करता है, एक नाम देता है, बेर अनुसंधान संस्थान। बेर खाने वाले होते हैं ना वो, बोरिया, मारवाड़ी में बोरिया बोलते हैं उसको। तो बेर अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है आपके, वो भी जोहड़बीड़ में। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन। एक ध्यान रखें, गिद्धों को संरक्षित रखने के लिए, इस क्षेत्र में गिद्ध काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान में गिद्धों का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, रिजर्व ऐसे लिखना है ना, रिजर्व क्षेत्र, गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र अगर राजस्थान में कहीं स्थापित किया गया है तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ पर है, जोहड़बीड़। अब आपको जोहड़बीड़ का कोई क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं। जोहड़बीड़ 4 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला तो है
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नंबर 2 पे क्या लिखोगे, ऊंट से संबंधित कैमल मिल्क डेयरी। अगर आपको पूछे राजस्थान में कहाँ पर है तो आप कहोगे जोहड़बीड़, जिला पूछे तो आप कह दोगे बीकानेर। आपसे पूछ ले बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान, ये कृषि के अंदर आता है, लेकिन मैं एक साथ पढ़ाता हूँ इनको। जब कृषि पढ़ी थी तब मैंने ऊँटों वाला बता दिया था क्योंकि वहाँ बताना था ये। तो बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान भी जोहड़बीड़ में, और ये आप ध्यान रखना ये आ जाता है किसमें, ये आपके आ जाता है उसमें क्या कहते हैं वो वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो वहाँ जब हम पढ़ते हैं कि गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है तो आप वहाँ पढ़ते हो जोहड़बीड़। हमने चारों चीज़ों को एक ही जगह ले लिया और इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए ये छोटा सा दिखने में बहुत छोटा है बेर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया इसका। बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान आपको ध्यान रखना है भाई, बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोहड़बीड़। चारों पांचों क्वेश्चन आप नोट करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऊँटों से संबंधित और कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक ऊँटों का आभूषण है जिसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है गोरबंद। वैसे तो गीत भी है, लडली लूमा झूमा रे, है ना, सुना होगा कहीं, गोरबंद। तो गोरबंद जो है ना वो ऊँटों का आभूषण है। अब आपको क्या है उसमें 5-7 नाम देंगे, सारे रटने की आवश्यकता नहीं होती, 2-4-5 नाम देते हैं और कहते हैं ये किससे संबंधित है तो आप कहोगे ऊँटों से। गोरबंद ऊँटों का आभूषण होता है, पहली बात। अब देखो ऊँटों का हॉस्पिटल, अस्पताल, देखने में तो इजी लग रहा है ना, ऊँटों का अस्पताल के सर हमारे गांव में भी है, नहीं आपके गांव में नहीं है, किसी गांव में नहीं है। ऊँटों के लिए स्पेशल जो अस्पताल बनाया गया है राजस्थान में, कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से ऊँटों का अस्पताल? ऊँटों का अस्पताल ध्यान रखिए जयपुर में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र ऊँटों का जो अस्पताल है वो कहाँ पर है, जयपुर। और राजस्थान का एकमात्र पक्षी का जो अस्पताल है, पक्षी हॉस्पिटल, पक्षियों के लिए जो हॉस्पिटल है वो भी कहाँ पर है, जयपुर में। ये पक्षी वाला भी आया हुआ है और ये ऊँटों का अस्पताल भी पूछते हैं बार बार कि ऊँटों का अस्पताल कहाँ है। पहला ऑप्शन बीकानेर मिलता है क्योंकि ऊँटों को हम ज़्यादातर क्या करते हैं बीकानेर से पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऊँटों का अस्पताल है जयपुर। अब ये याद करोगे ना कि ऊँटों का एकमात्र, तो मेरे कहने पर एक याद और करना, पक्षियों का एकमात्र जो अस्पताल है वो भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ठीक है। अब भाई पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट और हॉस्पिटल कहाँ पर, जयपुर में। अब ऊँट बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल वो थोड़ी ले जाए, जयपुर थोड़ी ले जाए, तो क्या करे कि ऊँट में एक रोग होता है भाई और वो रोग होता है सर्रा। अब ये सर्रा रोग जब ऊँट के हो जाता है, ऊँट बीमार हो जाता है तो अस्पताल तो हम जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं किसी देवता को याद करते हैं, तो हम करते हैं पाबू जी। तो ऊँट के बीमार होने पे हम क्या करते हैं, पाबू जी को याद करते हैं और उनकी फड़ का वाचन करवा देते हैं। तो पाबू जी की फड़ का जो वाचन है, ध्यान रखें, ऊँट के बीमार होने पे कौन से लोक देवता की फड़ बांधी जाती है, तो पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। पाबू जी ऊँटों के देवता माने जाते हैं और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी है आपके पाबू जी को ही जाता है। और इस वाचन करेंगे हम किसका, पाबू जी की फड़ का हम वाचन करेंगे रावण हत्या से। रावण हत्या, रावण हत्या आदि वो कटोरी के ऊपर बना, इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चन सही है। आधी कटोरी पे बना जो है वो रावण हत्या होता है। तो रावण हत्या से हम क्या करते हैं, पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। नाई जाति के भोपों के द्वारा की जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अब ध्यान रखें, पाबू जी को जो मानने वाले होते हैं वो रायका जो जाति होती है वो ऊँटों को पालने वाली जाति होती है। ऊँटों की जो पालक जो जाति होती है वो रायका, कौन सी होती है भाई आपके, रायका। थोड़ा देख लेना, रायका ऊँटों को पालने वाले होते हैं। रायका जो है वो पाबू जी के भक्त भी होते हैं। और आपको ध्यान रखना है पाबू जी की फड़ रावण हत्या से बांधी जाती है। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके जो फावड़े हैं, पावड़े और फावड़े, पावड़े कर दो इसको, इनके पावड़े, और कई जगह आ जाता है फावड़े, मतलब इनके जो पर्चे हैं, पर्चे का मतलब इनके जो चमत्कार हैं, ये इनके फावड़े माठ वाद्य से बांधे जाते हैं। ठीक है, पाबू जी की फड़ जो है वो रावण हत्या से बांधी जाती है और इनके फावड़े जो हैं वो माठ वाद्य से बांधे जाते हैं। अगर आप लोक देवता पढ़े हुए हो तो आपने हर लोक देवता की रटी होगी, इस लोक देवता की फड़ इस वाद्य से, इस लोक देवता की फड़ इस वाद्य से, येर वोर XYZ। मैंने तो एक ही याद की थी जिंदगी में, देवनारायण जी की जंतर से थी। देवनारायण जी की जो फड़ थी ना वो जंतर वाद्य से, ये वीणा के जैसा होता है जंतर, वीणा का ही दूसरा रूप ले लो, है ना।
तो वीणा के जैसा ये जो वाद्य होता है जंतर, इससे देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है। अब बाकी राजस्थान के लगभग लोक देवता सारे रावण हत्ता से आ जाते हैं। सारे के सारे लगभग लोक देवताओं की फर्क किससे है? रावण हत्ता। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे के दिमाग में क्या सेट है, क्योंकि वो जितने लोक देवता पढ़ते हैं उसमें वो एक ही एक नाम पढ़ता है, रावण हत्ता रावण हत्ता रावण हत्ता। और एग्जामिनर कहता है देवनारायण जी की फड़ बता, पहला ऑप्शन होता है रावण हत्ता। देखिए पेपर भी साइकोलॉजी से बनते हैं। आपको अगर कोई बताता है कि नहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ज्ञान को टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी रटू विद्या को नहीं। वो देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना अच्छा नॉलेज कितना है, तो वो नॉलेज का उस क्षेत्र में ही पूछेंगे। उस क्षेत्र से बाहर जाओगे तो किसी को कुछ नहीं आएगा। आपको पता है अभी वीडियो वाला तो जो एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा था, एग्जामिनर ने सोच लिया ना कि इनको तो पटकना है, इनको तो अंडर 50 लाना है, वो ला देगा। मेरे को ऐसा कहते कि सर आप 50 क्वेश्चन बनाओ, बच्चों को नहीं आने चाहिए, मैं ऐसे बना दूंगा, आपको नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये आप मान के चलो। आप कई कहते हैं ना घोड़े और गधे साथ में हो गए वीडियो में, वो गलत बात है। हमारे गधे यहाँ पे फेल हुए हैं बहुत सारे, और जो घोड़े थे वही पास हुए हैं उसके अंदर। तो ऐसा मत सोचिए कि घोड़े और गधे पेपर इजी आ गया तो घोड़े और गधे पास हो गए। घोड़े स्पीड में कम रहेंगे, वो हमेशा आपसे 10-15 जो क्वेश्चन है वो पीछे रहेंगे, चाहे आप कितना भी वो अपना जोर लगा दें। इसलिए मन में कभी आपके ऐसा विचार आता होगा कि यार सरल पेपर आ गया है तो अब तो वो जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो भी बराबर आ गए। कभी नहीं होता ऐसा, इतिहास में ना हुआ है ना कभी होगा कि इजी पेपर आ गया और घोड़े और गधे साथ में हो गए, कभी नहीं होगा। अभी आपने रीट की मेरिट हाई गई होगी, लेकिन हाई गई आप आपके आसपास के एरिया में देख लो, जो लगे हैं वो होशियार लगे हैं। ऐसा नहीं है वो कमज़ोर या जो कम तैयारी वाले थे उनके देख लेना, उनसे 10-15 नंबर कम ही मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एग्जामिनर भी आपका ज्ञान देखना चाहता है, वो देखेगा। तो आप ध्यान रखना देवनारायण जी की जंतर से थोड़ा सा, क्योंकि ऊँटों वाला इतना ही चलता है। तो ऊँटों के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया, ऊँटों का अस्पताल, ऊँटों से संबंधित लोक देवता। अब ऊँटों से संबंधित और पढ़ते हैं एक चीज। देखिए मैं आगे आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। और जब मेरे ये क्वेश्चन हाथ आया था तभी मैंने कह दिया कि ये देख लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और वो आया भी कैसे, देखिए। अब देखिए ऊँटों की खाल पे जो आपको पता है ना चित्रांकन, जो चित्र शैली है वो उस्ता कला, और आपको पता है ये भी देख लो बीकानेर की है। उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर। ऊँट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। क्लियर है ना। और आपने एक वो पढ़ा भी होगा, हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता, आपके हिसामुद्दीन उस्ता इसके फेमस कलाकार रहे हैं उस्ता कला के। ऊँट की खाल पे चित्रांकन सिंपल सी है, देख लेना उस्ता कला। अब देखिए एग्जाम सेकंड ग्रेड क्वेश्चन था उस्ताद, और क्वेश्चन क्या था कि उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको ध्यान रखना है उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर। क्योंकि उस्ता कला के जो भी कलाकार हैं उनको कहा जाता है उस्ताद, ठीक है ना। तो उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों का जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है किससे है। तो आप कहोगे उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों का संबंध बीकानेर से है। क्यों? क्योंकि ये उस्ताद कहलाते हैं उस्ता कला वाले। फेमस कौन से हैं? हिसामुद्दीन उस्ता। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, सुनना। मैंने बच्चों को उसी समय कह दिया था बेटा मैं क्यों याद कर लो, ये तो कन्फर्म आने वाला है। क्यों? एक नाम लिख देता हूं मैं, लालचंद उस्ता। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लालचंद उस्ता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पहला ऑप्शन था बीकानेर, 4 ऑप्शन थे, मैं 2 को और छोड़ देता हूं और एक में आ जाता हूं जयपुर में। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस चीज से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको आप डीपली पढ़िए। मैंने देखा हवा महल से लगातार क्वेश्चन उठते जा रहे हैं। पहले हवा महल कहाँ है, फिर पूछा गया कितना मंजिला है, फिर खिड़कियाँ 953 पूछ ली, ठीक है ना। कितना मंजिला है ये, और कब बनाया? 1799। किसने बनाया? वो प्रताप सिंह जी ने बनाया था। मोर की जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा है, ये भी आपके ध्यान में रहा होगा। तो मेरे को पता था कि इसमें से भाई कोई नई चीज़ मिले उसको आप पकड़ो। मेरे को एक नाम मिला लालचंद उस्ता, मेरे दिमाग में तुरंत खटक गया। मैंने कहा इसका नाम लालचंद है, उस्ता का नाम आते ही बच्चे कहाँ जाएंगे? बीकानेर। जबकि लालचंद उस्ता कहाँ का था? जयपुर का। हवा महल का वास्तुकार था ये, समझ रहे हो इस चीज़ को। एग्जामिनर सेम टू सेम, मैं क्योंकि मेरे भाई
इतना तो मान के चले, हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, कई एग्ज़ाम हमने फाइट किए हैं, हम सफल हुए हैं, अच्छी रैंक से हुए हैं। हम इतना जानते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा पेपर बना रहा है, जो पेपर सेटर है वो कैसा पेपर बना सकता है, ये हमारे लगभग दिमाग में रहता है। और मेरे उसी समय दिमाग में आ गया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन जस्ट 1-2 एग्जाम बाद में पूछ लिया गया था कि लालचंद उस्ता का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन बीकानेर, बच्चे बाहर बीकानेर करके आए, ओहो सर हमारा तो सही है लालचंद उस्ता, मतलब जो हमारे साथ में गए थे। मैंने कहा नहीं भाई, ये कहाँ का है, जयपुर का, हवा महल का वास्तुकार है। अब हवा महल के बारे में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, जो अभी तक कईयों के ध्यान में नहीं है। हवा महल बिना नींव का महल है। बिना नींव का दुर्ग जो है वो है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग बिना नींव का सीधा चट्टानों पे खड़ा है, क्योंकि आपको पता है काली सिंध और आहू नदियाँ मिलती है, तो पानी में तो खोदेंगे कैसे, तो एक चट्टान थी उसके ऊपर बना दिया। ऐसे ही हवा महल बिना नींव का है। जिस दिन एग्जाम में आ गया 4 महल दे देंगे, निम्न में से कौन सा महल बिना नींव का है, तो आप कहोगे रे यार हवा महल तो हमने बहुत पढ़ा है, हवा महल के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है इनमें से हो, लेकिन वो डीपली हमेशा उसी क्वेश्चन को पूछता है जिसका बार बार पूछा जा रहा है, हवा महल। अब आप ध्यान रखेंगे बिना नींव का महल है, और दुर्ग में पूछे तो गागरोन वाला। तो नई चीज़ जो मिले ना, जो फेमस चीज़ें हैं जिनका बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उनको आप ज़रूर देखें। हर चीज़ को डीपली पढ़ने की थोड़ी होती है, ऐसे हर चीज़ नहीं पढ़ते। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो उस्ताद वाला हो गया, गोरबंद, रायका, रेबारी, ये सारा ऑल ओवर हो ही चुका। अब अश्व का मैंने बता दिया था, मालानी और काठियावाड़ी, मालानी का ही पूछा जाएगा। अश्व में आपको सिर्फ मालानी का पूछा जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। मालानी नस्ल के जो है ना वो आपके अश्व घोड़े ये पूरे के पूरे भारत में फेमस हैं, बहुत अच्छे होते हैं। काठियावाड़ी भी घोड़े हैं, लेकिन छोड़ो, अपने यहाँ पे इतने मिलते नहीं। मालानी का आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर। और कौन से लोक देवता लेके आए थे वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मल्लीनाथ जी के द्वारा ये घोड़ों को लाया गया था मारवाड़ में, और पाबू जी के द्वारा लाया गया था ऊँटों को। तो ये मल्लीनाथ जी वाले मेले में आपके फेमस है, वो है मालानी नस्ल के घोड़े। थारपारकर पढ़ाई थी ना आपको, थारपारकर जो गाय की नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मालानी। तो वहीं पे मैंने आपके क्लियर करवा दिया था, ये तो एक तरह का रिवीजन ही है। अब आपको एक चीज़ अश्व में जरूर याद रखनी है, अश्व अनुसंधान व प्रजनन संस्थान। अश्व अनुसंधान व प्रजनन, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कईयों के ध्यान में नहीं है, केरू है जोधपुर में एक जगह, केरू जोधपुर। तो अगर मिलाने को भी देना कि 4 निम्न में से 4 जो है वो गाय दे दी, भैंस दे दी, वो भैंस को तो वल्लभनगर से मिला ही दोगे ना, उदयपुर वाले से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख लेना, अश्व को कहाँ से मिला दोगे, केरू को, और ऊँट को मिला देना जोहड़बीड़ से। तो ये लिख लेना आप, केरू। अश्व अनुसंधान व प्रजनन संस्थान है वो केरू। ये आपके राजस्थान की फेमस जो पशुधन थे वो हो गए। अब थोड़ा मामूली छोटे मोटे हम क्वेश्चन और करते हैं। एक है कुक्कुट उद्योग। कुक्कुट उद्योग कहाँ का फेमस है? कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब कुक्कुट कुक्कुट करता है कौन? मुर्गा। तो मुर्गी पालन, हिंदी में पूछे तो मुर्गी पालन, और वैसे शुद्ध शब्द हो गया आपके कौन सा? कुक्कुट उद्योग या कुक्कुट पालन। कुक्कुट है, कुकुर यानी कुत्ता होता है, कुकुर है यानी कुत्ता होता है। कुक्कुट है संस्कृत का शब्द है, कुक्कुट का या मतलब होता है मुर्गा। मुर्गा फार्म, मुर्गा उद्योग पालन कर सकते हो। और अंग्रेजी में पोट्री, पोट्री उद्योग। ये ब्लू पोट्री में मत चले जाना, पोट्री, पोट्री कहते हैं, पोट्री, पोट्री। पोट्री का जो ध्यान रखें, ये सारा का सारा जो उद्योग है, मुर्गी पालन, कुक्कुट उद्योग, ये तीनों के नाम अलग अलग है, बाकी चीज वही है आपके। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये हवा महल मेरे को याद आया। हवा महल में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में एयर दुर्ग कहाँ पर है? एयर दुर्ग, एयर का मतलब हवा, दुर्ग महल में ले लेते हैं, हवा महल, वही था, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ये तीनों नाम आ जाए अजमेर के, यानी मुर्गी पालन के लिए राजस्थान का सबसे फेमस है अजमेर। अजमेर में अगर आप रहते हो, आप में से कई मेरे स्टूडेंट जो अजमेर के हैं उनको पता है, अजमेर में ये मुर्गी पालन सबसे सस्ता, डीडवाना तक जो मुर्गियाँ
डीडवाना हम लगभग हो गए 100-150-200 किलोमीटर। हमारे यहाँ पे मुर्गियाँ कहाँ से आती है? अजमेर से आती है। आपके आस पड़ोस में भी मुर्गियाँ अजमेर से ज़्यादा आती है। तो ये जो पोल्ट्री उद्योग है ये अजमेर का फेमस है। कुक्कुट उद्योग कह सकते हो, मुर्गी पालन कह सकते हो। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि उन्नत नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो उन्नत नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं वो अजमेर में पाई जाएगी। एक आ जाता है देसी नस्ल की मुर्गियाँ। अब देसी नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं ये बांसवाड़ा में है। ये दो ही हैं यहाँ पे, तो बस ये जो आपके मुर्गा पालन है या मुर्गी पालन है ये ख़त्म है। अजमेर का फेमस है, पोल्ट्री उद्योग कह सकते हो, कुक्कुट उद्योग कह सकते हो। उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ अजमेर में है। देसी नस्ल की जो मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा है वो है बांसवाड़ा। और अब आपको मैं एक थोड़ा सा अलग ले जाता हूँ यहाँ से, और आपको कहेंगे जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गों के लिए फेमस जो है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य का क्वेश्चन है, माउंट आबू अभ्यारण्य। मैंने एक ही जगह कर दिया क्योंकि मुर्गा मुर्गा कहीं पे आ जाए ना तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ अजमेर, देसी नस्ल की बांसवाड़ा, और जंगली मुर्गे ये हमने वन से ले लिया है, आगे काम आएगा। जंगली मुर्गे माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो मुर्गों से संबंधित इतना ही है। इसमें एक रोग पाया जाता है भाई, रानीखेत। रानीखेत जो रोग है अगर एग्जाम में पूछ ले, देखो सर्रा बताया था मैंने अभी, सर्रा है वो ऊँट का है, बार बार पूछा जाता है इसलिए लिख देता हूँ। सर्रा ऊँट का है और रानीखेत जो है वो मुर्गियों का। रानीखेत किसका रोग है? मुर्गियों का। सर्रा किसका है? ऊँट का। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए इन मुर्गियों से संबंधित आपको सरकार लोन वगैरह भी देगी, आप अगर ये पालन करना चाहते हो। मैं इसको मिटा दूँ। और इनमें एक फेमस नस्ल है मुर्गे की, कड़कनाथ। कड़कनाथ ये मुर्गे की नस्ल, ध्यान रखना। कड़कनाथ उसका नाम दिया गया है। ब्लैक कलर का एक सामान्य से बहुत बड़ा ये मुर्गा होता है कड़कनाथ। इसका जो मीट शीट होता है ना वो भी थोड़ा काला काला सा होता है ना। तो ये कड़कनाथ आपके एग्जाम में अगर पूछ ले तो ध्यान रख लेना भाई। कड़कनाथ योजना का संबंध पूछ ले, ये पिछले एग्जाम में आया था कड़कनाथ वाला। कई बच्चों के कईयों ने तो जो भाई क्लास से लेते हैं उनके तो क्लियर है कि कड़कनाथ सर ने कहा था वो फेमस मुर्गे की नस्ल है। तो ये मुर्गा है, ये क्या है? एक मुर्गा। तो वहाँ आया था कड़कनाथ योजना का संबंध। कड़कनाथ योजना का संबंध होगा मुर्गी पालन से। कड़कनाथ योजना का संबंध किससे हो जाएगा? आपके मुर्गी पालन से। चलिए मुर्गियाँ समाप्त। वापिस देख लेना, कुक्कुट उद्योग आ सकता है क्योंकि हिंदी में है, बच्चों की थोड़ी समस्या हो जाए। मुर्गी पालन कहाँ का? अजमेर का। पोल्ट्री उद्योग भी अजमेर का। इसमें फेमस आपको ध्यान रखना है, 3 मैंने बता दिया था। उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ अजमेर, देसी नस्ल की बांसवाड़ा, और जंगली मुर्गे ये माउंट आबू अभ्यारण्य के फेमस है। कड़कनाथ योजना का संबंध मुर्गी पालन से है। रानीखेत इनका फेमस रोग है, सर्रा रोग ऊँटों का है। चलिए मिटा देते हैं। अब ले लो सुअर। तो सुअर को हिंदी में कहते हैं सुकर। तो सुकर प्रजनन केंद्र पे आ जाओ सीधे के सीधे। अगर आपने, अब देखिए आप मेरी बात सुनते जाएं आप, अगर आपने मेरी इतिहास की क्लास देखी है तो आपकी ये टॉपिक क्लियर है। कैसे? हमने एक आंदोलन पढ़ा था, नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन। और मैंने आपको बताया था कि नीमू चना किसान जो आंदोलन हुआ था ये सुअरों के उत्पाद के कारण हुआ था। सुअरों के उत्पाद के कारण। सही है, याद आ गया होगा आपका। सुअरों के उत्पाद के कारण जो हुआ था वो था नीमू चना किसान आंदोलन। और आपको तारीख भी अगर ध्यान में है तो ध्यान होगी कि 14 मई 1925। 14 मई 1925। 14 मई 1925 को आपको पता होगा यहाँ पे वो छज्जू, मैंने उसको सुअर का उपाधि दी थी ना छज्जू को, वो छज्जू ने गोलियाँ चलवा दी थी, हज़ारों किसान मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी ने भी इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। मैंने वही बता दिया था कि राजस्थान में सुअर है ना, ये सुअरों का जो क्वेश्चन आए वो अलवर से क्लियर कर देना। अगर आपसे पूछ ले कि सुअरों के कारण आंदोलन कहाँ हुआ तो आप अलवर चले जाओ, नीमू चना। और सुअर को आपको पता है कि सूकर कहते हैं, तो सूकर प्रजनन केंद्र भी अलवर में। सूकर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? अलवर। ठीक है, सूकर से संबंधित ज़्यादा सुअरों का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ध्यान रख लेना। सूकर प्रजनन केंद्र अलवर। और ये आपके एक तरह का रिवीजन हो गया नीमू चना किसान आंदोलन। और ये तारीख पूछी जाती है कि ये घटना कब हुई थी,
14 मई 1925, 14 मई 1925। अब पढ़ लेते हैं आखिरी गधों का। क्या क्या पढ़ना पड़ता है टीचर बनने के लिए, पता नहीं, घोड़ेर, गधेर, मुर्गियाँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार क्या करवाओगे इतना, है कोई ढंग के टॉपिक दो ना जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़े। अब मुर्गियाँ रही है, हमारा काम ही नहीं पड़ेगा इनसे कभी। चलिए गधे और पढ़ो। अब सबसे ज़्यादा कमी आई है, ये हमने पहले पढ़ लिया। 71% कमी आई है, ये हमने पहले पढ़ लिया। नया क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना। गधों का अभ्यारण्य बता दो। गधों का अभ्यारण्य बताइए। गधों का अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ है? अभी बन रहा है ये, झुंझुनू। गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? झुंझुनू। गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? झुंझुनू। बस अब गधों में क्या पढ़ना? गधों से संबंधित 2-4 बातें कर लेते हैं। आपसे पूछ लें कि कौन सी ऐसी लोक देवी है जिनका वाहन गधा है? शीतला माता। थोड़ा अलग तो पढ़े कुछ। शीतला माता, शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। आपसे पूछ ले गधों का मेला कहाँ लगता है, तो लूणियावास। ये जगह है चाकसू, जगह है जयपुर, छोटा सा गांव है। लूणियावास में गधों का मेला लगता है। गधों की देवी मानी जाती है शीतला माता। अच्छा, शीतला माता को सैंडल माता भी कहते हैं। वह देवी जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। चिकन पॉक्स कहते हो आप अंग्रेजी में। जो शहरों में रहने वाले होते हैं उनके वो छोटे छोटे जो बिंदियाँ सी हो जाती है, वो आप कहते हो चिकन पॉक्स। हम कहते हैं हमारी माता निकल आई। तो जब माता जी निकल आती है ना, तो फिर हमको क्या करते हैं, एक अलग कमरे में रख देते हैं। फिर अलग कमरे में रख कर और हमारे चारों तरफ, हमारे भी निकली हुई है बचपन में, चारों तरफ नीम के क्या रख देते हैं? पत्ते रखते हैं। कहते हैं कि माता शीतला माता है, वो रुष्ट हो गई है, तो तेरे ये बीमारी लग गई है। और शीतला माता की जो पूजा होती है वो नीम के पत्तों से की जाती है, इसलिए हमारे चारों तरफ नीम रख दिए जाते थे बचपन में। एक बार होती है लाइफ में, आपके शहरों वालों के तो भगवान ने चाहा नहीं होती है, ठीक है। कैसे ऐसे बात नहीं करते। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो चलता रहता है भाई, माता जी निकल आती है, अभी भी निकल आती है। शहरों में नहीं आते, टीके लग जाते हैं शहरों में, तो अब हमारे यहाँ पे भी टीके चल गए, ठीक है। तो फिर ध्यान रखें। फिर हम माता जी को मनाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है क्या? माता को शांत करने के लिए हम बासोड़ा मनाते हैं। बासेड़ो को मतलब समझो कि आप क्या बास जावे, तो बासेड़ो को मतलब कहीं है कि शीतला अष्टमी आती है आपके चैत्र की कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन हम क्या है कि घर के अंदर कभी भी चूल्हा नहीं जगाते। पूरे दिन जो है ना, एक दिन पहले बना लिया वो खाते हैं, उसको बासुड़ा बोला जाता है, ठीक है ना। अब करते क्या है, सुबह उठ के माता जी सबसे पहले जो मम्मी है वो जाएगी और पास में कोई अच्छी सी जगह है, वहाँ पे 5-4 छोटे छोटे पत्थर उठा के लाएगी और फिर पत्थरों को एक जगह ला के रख देगी। फिर उनकी पूजा की, पाठ किया और फिर क्या किया, वो रात वाला जो भोजन है पहले देवी को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद हमने फिर सबसे पहले प्रसाद ले लिया। तो ध्यान रखें, हमने देवी को कैसे पूजा? खंडित रूप में। तो एकमात्र ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। खंडित रूप समझ गए? मैंने बताया था ना, मम्मी जाती है, वो 5-7 छोटे छोटे पत्थर लेके आती है, फिर उन पत्थरों की पूजा की जाती है। तो खंडित रूप में पूजी जाने वाली ये जो शीतला माता है, और जिनका हम मेला लगता है कब? चैत्र की कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। ये आपके कहते हैं, इनका वाहन जो गधा है, और गधों का जो मेला लगता है वो लूणियावास में लगता है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, ठीक है भाई। अब आखिरी एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास का समापन। चलिए, एक संस्थान है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा तो पढ़ेंगे ही, कहाँ जाएं भाई। ये है राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन। डेयरी दुग्ध डेयरी संघ, फेडरेशन अंग्रेजी में कर दो संघ। राजस्थान स्टेट कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन, ये इसका शॉर्ट नाम है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ। ये क्या करता है, आपके दूध से संबंधित जो काम राजस्थान में, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान में दूध से संबंधित जो भी काम होता है वो सहकारिता के आधार पे होता है,
पहले तो ये क्लियर कर लेना, राजस्थान में दूध उद्योग से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए किस आधार पे चल रहा है तो आप इसका उत्तर कर दोगे सहकारिता के आधार पर। अब देखिए इस राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ की जो स्थापना हुई थी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, 1977 में हुई थी। और इसने क्या किया, डेयरी के विकास के लिए काम किया। तो इसने सबसे पहले 1978, सन याद मत करना, इसकी करने की जरूरत नहीं। इसने 1978 में सबसे पहले राजस्थान में एक डेयरी की स्थापना की जिसका नाम था पद्मा डेयरी। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पद्मा डेयरी है ये राजस्थान की पहली डेयरी है, इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में। राजस्थान की पहली जो डेयरी थी उस डेयरी का नाम था पद्मा डेयरी। और पद्मा डेयरी की स्थापना कहाँ हुई थी आपको ध्यान रखना है, पद्मा डेयरी की स्थापना हुई थी अजमेर में। और राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ जो है इसकी स्थापना 1977 जयपुर में की गई थी। अब क्या है कि ये जो डेयरी से संबंधित काम करता है, ये क्या करता है, कुछ पशु आहार संयंत्र बना रखे हैं इसने, पशु आहार संयंत्र। और ये एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है। अब आपको 3 जगह देखनी है। देखिए इसने क्या किया है, 3 जगह पशु आहार संयंत्र बनाए हैं। एक तबीजी, तो तबीजी तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कहाँ पर है, अजमेर। एक है नंदबई, नंदबई जगह का नाम याद रखना भरतपुर में है। और एक है लालगढ़, और लालगढ़ जो है वो बीकानेर में है। इसके अलावा भी ध्यान रखें भीलवाड़ा में, जयपुर और जोधपुर, यहाँ पर भी इसने डेयरी ये खाद के कारखाने पशु आहार संयंत्र लगा रखे हैं। लेकिन इनका नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ ये जगह पूछी जाती है कि कहाँ पे लगाया गया है। तो मैंने ये देखा है कि ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है कि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो 4 ऑप्शन में हमेशा मैंने तबीजी देखा है। आने वाले समय में आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन यही आएगा कि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा कहाँ पर पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। अब नहीं किया गया में 3 जगह आपको ये मिलेगी, एक तबीजी, एक नंदबई और एक लालगढ़। और चौथी जगह जो होगी वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया होगा। ये आप ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में देख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछा जाएगा। अभी ये पूछ रहे हैं बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि कहाँ की गई है और तबीजी तबीजी दे रहे हैं। एक दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कहाँ नहीं की गई है, तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस तबीजी को रट लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं 2 जगह और भी फेमस है, नंदबई और लालगढ़। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेना। इसके अलावा इसने प्रत्येक जिले के अंदर जिला दुग्ध संघ की स्थापना की है, जिला दुग्ध संघ। प्रत्येक जिले का मतलब है कि हर जिले में नहीं है, प्रत्येक जिले का मतलब मत लेना। राजस्थान में ऑल ओवर 21 जगह। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा जिला दुग्ध जो संघ है वो कितने बनाए गए हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई जिले जो है वो कितने हैं, 33, तो 33 हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 33 नहीं 21 ही होंगे। कितने होंगे, 21। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ऑपरेशन फ्लड ये 70 में चला था, 1900, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन है ये, फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप दूध उत्पादन से करोगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे करोगे? दूध उत्पादन से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, सीधा पूछ लेंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, आप कहोगे साहब दूध उत्पादन से। अच्छा, फिर आप ये बता सकते हो मुझे राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा जिला करता है? 2 ऑप्शन दे दो, 2 ऑप्शन दे देता हूँ, एक जयपुर दे देता हूँ आपको और एक दे देता हूँ बीकानेर। बताओ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता कि राजस्थान में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, आप नो डाउट, मुझे पता है ज़्यादातर उत्तर करके आते जयपुर, क्योंकि आपके दिमाग में है कि भैंसें पूर्वी राजस्थान में है ना, अलवर वाला। तो भैंसें क्यों, तो दूध तो और भी देती है, बकरियां भी देती है, भेड़ें भी दूध देती है, ऊँट भी दूध देता, ऊँटनी देती है, ऊँट नहीं देता, ऊँटनी देती है। ऐसे ही ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करने वाला जिला है ना वो बीकानेर है। अब कहोगे आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा जब भी शादियाँ होती है वो कहते हैं अरे बीकानेर से मावा मंगवाओ। मावा जो है वो बीकानेर से आता होगा आपके। हमारे यहाँ पे तो आस पड़ोस के जो बीकानेर के आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं वहाँ सब मावा हम बीकानेर से मंगाते हैं। मावा दूध से ही तो बनता होगा।
अब की डीडवाना की अगर मैं बात करूं, पता नहीं कितनी यहाँ पे शादियाँ होती होगी, हर शादी में बीकानेर से मावा आता है। आपके आस पड़ोस में भी आप देख लेना, और आपके घर वालों से पूछना कि भाई शादी में मावा कहाँ से मंगाते हैं, वो कहेंगे बीकानेर से। मावा दूध से बनता है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो ज़िला है वो कौन सा हो गया भाई, आपके बीकानेर। अब रह गए पशुपालन से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक जो है वो मेले हैं, कुछ 5-7 चीज़ें और छोटी मोटी है। हम एक क्लास और लेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह क्लियर करो, घास काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम ज़रूर लगता है। और आप अगर मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आप ये विश्वास रखें, जब मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा तो उस सिलेबस में ही आपके 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कृषि वाली देखी होगी तो वहाँ पे मैंने ऊँटों वाला बता रखा है, अश्व वाला बता रखा है, क्योंकि एक ही जगह पे हम सारे पॉइंट लेके चलेंगे तभी तो तैयारी का स्तर बढ़िया होता है। अलग अलग फेंकी पड़ी चीज़ें होती है, उसको एक जगह करने की कोशिश करें। और एक आपसे निवेदन है कि सिलेबस आप जाएं ई मित्र कहीं पे भी, और रीट का 2nd ग्रेड का और अपने जो जितने भी पेपर हैं उनका सिलेबस लेके आ जाओ आप। कई ऐसे बच्चे हैं, मेरे को वास्तव में बताता हूँ बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पे, गुरुजी व्हाट्सएप पे सिलेबस भेजो। अरे यार गुरुजी के भाई यही काम रह गए क्या तुम्हारे, तुम तैयारी कर रहे हो और अगर तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है तो तुम्हारी तैयारी का स्तर आप खुद जांचो ना। अगर किसी व्यक्ति के सिलेबस उसके पास में है, उसके 5 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाते हैं, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 तक पहुंच जाते हो। अगर आपको आपका सिलेबस याद है, आपको अपने रीट का सिलेबस याद है, आपको अपने 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का सिलेबस याद है, आपने 10 क्वेश्चन तो वहीं से तैयार कर लिए भाइयों। आप उस सिलेबस को जो आप तैयारी कर रहे हो अपने सामने रखो यार। आप सिलेबस नहीं लेके बैठे हो, शर्म नहीं आती आपको, आप तैयारी कर रहे हो फिर हैं, पड़े रहते हो यूट्यूबों के चक्कर के अंदर, वाह सारे दिन ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी क्लास के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो आप लेना छोड़ देना कि भाई हमारा टाइम जो है वो ख़राब हो रहा है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ अगर बच्चे का मेरे कारण कोई नुकसान हो रहा है तो वैसा नुकसान मेरे को नहीं चाहिए। आप भी ध्यान से कान खोल के सुने, सिलेबस लेके अपने पास आज ही 2 कॉपी करवा लें। मेरे से कोई भी व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप के अंदर कोई भी मुझसे सिलेबस नहीं मांगेगा, ये ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लो आप। अगर आप सिलेबस नहीं ला के महीने रहे 4-5 एग्जाम के, अभी बिना सिलेबस बैठे हो, रीट का भेजना सर, 2nd ग्रेड का भेजना, अरे यार आप कम से कम 1000-2000 लोग मेरे साथ जुड़े हो, मैं कितनों को भेजता रहूँगा। अब सिलेबस आप खुद निकलवाओ, जाओ, सिलेबस आपके पास खुद का होना चाहिए। सिलेबस से 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। मेरे 2nd ग्रेड में मैं अच्छी रैंक से आज तक पास हुआ हूँ, मेरे को सिलेबस पूरा रटा हुआ रखता था। क्यों? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपसे एक कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले कि दोहरे परकोटे वाली सभ्यता है, ठीक है, 2nd ग्रेड का एग्जाम है, आपसे पूछ रहे दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, पहला ऑप्शन होता है कालीबंगा, अब आपको याद होगा, दूसरा है आहड़, तीसरा अगले ने दे दिया नोह है, और चौथा दे दिया आपके ये बालाथल। अब आपके सिलेबस ध्यान में है, सिलेबस ध्यान में है तो आपको पता है कि आपकी सभ्यताएं तो 4 ही है। कालीबंगा है, कालीबंगा के बाद आपके आहड़, आहड़ के बाद बेराट, और बेराट के अलावा आपके कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। कितनी है? 4। सिलेबस से क्वेश्चन अगर बाहर जाता है वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, सीधी सी बात है। तो अब आपने क्या किया, अगर आपको सिलेबस का पता था ना तो आप यहाँ तो पहुँच गए कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, मेरे सिलेबस में नहीं है ये, तो अब आप 50-50 में पहुँच जाओगे। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे उसमें, जिसमें आपके कई ऐसे टॉपिक हैं, जैसे राज सिंह वाला है। राज सिंह वाला अगर आपके सिलेबस में रटा हुआ है कि राज सिंह हमारे हैं, तो बार बार पूछा जाता है औरंगजेब के समय मेवाड़ का वह शासक जिसने जजिया कर समाप्त करने के लिए पत्र लिखे औरंगजेब को, ये वो XYZ। और हमें पता है कि हमारे 2nd ग्रेड के सिलेबस में औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ का एक ही शासक है, राज सिंह। अरे मेरे तो पता नहीं, आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके पास सिलेबस रहेगा तो सिलेबस तो निकाल के रखो यारो, ऐसे थोड़ी चलती है कोई तैयारी। थोड़ा ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें, जितना हो सके पढ़ाई करें। और पढ़ाई कहते हैं गुरुजी 10 घंटे करते हैं और 12 घंटे करते हैं, ये कोई पढ़ाई का स्तर हुआ तुम्हारा? तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है तुम्हारा। जिनके पास है उनको नहीं कह रहा, जिनके पास नहीं है, और जो अभी भी हाँ गुरुजी है मेरे पास तो मोबाइल में है, अरे पागल है, मोबाइल में कोई सिलेबस नहीं होता। सिलेबस की 2 कॉपी होती है, निकाल के अपने पास रखो। कितना आप देख लेते हो मोबाइल में, रोज़ वो सिलेबस ही देखते रहोगे क्या? इससे बढ़िया आप जहाँ तैयारी कर रहे हो वहाँ पढ़ा है, आप जो पढ़ रहे हो वो आपने देख लिया, हाँ सिलेबस में है, चलो ठीक है इसको पढ़ लेते हैं। और एक फार्म अभी आगे बढ़ गई,
फार्म भरते समय खुद सावधानियां रखें आप, ठीक है। अगर आपके पापा का नाम गलत हो रहा है इसका मतलब आपको तो बिल्कुल आप लापरवाह हो। गुरुजी पापा जी का नाम गलत हो गया, अरे यार तुमने परीक्षा के चक्कर में बाप का नाम बदल दिया यार, ऐसा थोड़ी चलता है। सर जन्म तिथि गलत हो गई मेरी, अब क्या करें। फार्म को भरते समय नहीं भरा है तो आप बिल्कुल सावधानी रखेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, एक एक अक्षर चेक करेंगे और आराम से भरें। अगर ये लापरवाही है भाई, बहुत भयंकर लापरवाही मानता हूँ। जो तैयारी करने वाले बच्चों से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ बनाने वाला जो फार्म है उसमें आप गलतियाँ कर रहे हो यार, एग्जाम में कैसे चलेगा ये। तो ये गलतियाँ नहीं करें आप। अब तो कुछ सीखो मेरे से, जो हमने जो अनुभव लिया है अपनी लाइफ से उसका अगर आप थोड़ा सा भी अपने जीवन में प्रयोग करते हो तो हम सफलता की तरफ चल देते हैं। इसको बुरा नहीं माने आपकी सर तो ऐसे बोल रहे हैं, ये थोड़ी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, आगे से भी ध्यान रखें। अभी हो गई चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे से कसम खा लो कि भाई कोई सा भी हम फार्म जब भरते हैं तो गलती तो होनी भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। ये क्लास कल की और हो जाएगी। तो ये पशुधन वाला जो टॉपिक है वो पूरा मैं फिर कह रहा हूँ खनिज में पढ़ा दूंगा। आप अरावली को अच्छी तरह एक बार वापस पढ़ लेना भाई। अरावली को पढ़ोगे ना, अरावली तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा खनिजों के बारे में, क्योंकि खनिज का टॉपिक हार्ड में आता है। हालांकि जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं वो कभी ऐसा कहते नहीं, और वो तो खुद जो बच्चे हैं, आप भगवान ने चाहा कभी तो आप देखोगे कि एक बच्चा खड़ा होके यहाँ से किसी को भी बच्चे को मैं खड़ा करके कहूँगा चल खनिज पढ़ा, और वो आपको पूरे बोर्ड पे सारे के सारे खनिज पढ़ा देगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मैं बच्चों को कहता हूँ किसी का भी नंबर आ सकता है पढ़ाने में, तो अपने सारे टॉपिक तैयार रखें। तो वैसी ही तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब आप भी हमसे जुड़े हैं, हम चाहते हैं हमारा आपकी सफलता में योगदान रहे भाई। हम ये कारण नहीं बने कि वो क्लासें देखने के कारण हमारा मामला ख़राब हो गया। इसलिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। और ये जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको ग्रुप से जोड़ दिया करो रे, बाकी जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई खास फर्क नहीं पड़ता अपने।